नमस्कार। साइंस और सर्वाइवल की आज की इस नई वीडियो में आपको स्वागत है। मेरा नाम है अमन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टर्म्स विच आर यूज्ड इन जेनेटिक्स और आज के में इस्तेमाल होने वाले कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में। इन टर्म्स के बारे में आपको मालूम होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब आप इस सब्जेक्ट के बारे में आगे इन डेप्थ स्टडी करेंगे, आने वाले टॉपिक्स में क्लासेस में पढ़ेंगे, तो उस वक्त आपको वो सारे कॉन्सेप्ट समझने में आसान हो जाएंगे। प्लस आपके हर एक सेमेस्टर एग्जाम्स में इससे कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही आता है कि इन टर्म्स को डिफाइन कीजिए, इन टर्म्स को डिफरेंशिएट कीजिए, तो उसमें भी आसान है। प्लस आपको एक जनरल नॉलेज भी होना चाहिए इन सारे शब्दों के बारे में। तो शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले विषय का जो सब्जेक्ट का जो नाम है जेनेटिक्स, उससे ही शुरू करते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन्स की स्टडी करना, जीन्स का पूरा स्टडी करना कि वो कैसे काम करते हैं। जीन्स के अंदर आपको अगर पता हो तो जीन्स के अंदर डीएनए होता है और डीएनए वो चीज़ होती है जो हर एक जनरेशन में आगे ट्रांसफर होती रहती है, वो हेरिटेबल होती है। तो वो जीन्स कैसे काम करते हैं, वो डीएनए को कैसे एप्लीकेट करते हैं, खुद कैसे डिवाइड होते हैं जीन्स, डुप्लीकेट होते हैं जीन्स, इन सारी स्टडीज को हम जेनेटिक्स के अंतर्गत देखते हैं। तो ये हो गया जेनेटिक्स का इंट्रोडक्शन। अब आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में जानते हैं। पहला टर्म है हमारा जीन। जीन हेरिडिटी की फंक्शनिंग यूनिट होती है। जीन्स के अंतर्गत डीएनए पाए जाते हैं। जीन्स डीएनए से मिलकर बने होते हैं और डीएनए के अंदर वो सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग तक, इनकी नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफर होती है। और इस कैरेक्टर को, इस जो फिनोमेनन होता है, इसको हम कहते हैं हेरिडिटी। ठीक है, तो जीन्स हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, उनको फंक्शनिंग में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डीएनए पाया जाता है और डीएनए सारी चीजें अल्टीमेटली करता है। तो हम जीन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? डिफाइन आप ऐसे कर सकते हैं, जीन्स आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी मेड ऑफ डीएनए। सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है। सेकंड हमारा जो है वो है अलील। अलील क्या होता है? अलील एक अल्टरनेट फॉर्म होते हैं जीन्स के, जीन्स का ही एक दूसरा प्रारूप होता है अलील, इसे हम अलील कहते हैं। ठीक है, और ईच जीन यूजली हैज टू अलील्स। यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कैपिटल ए, स्मॉल ए, स्मॉल ए, कैपिटल ए, स्मॉल ए। ठीक है, इसका मतलब होता है, मान लीजिए कि आपने कोई क्रॉसिंग करवानी है और आपने ये तय किया है कि मैं एक फूल का रेड कलर लूंगा और उसकी हाइट लूंगा जो शॉर्ट होगी। ठीक है, मान लीजिए कि ये जो कैरेक्टर है, ये आपका जो ए है, ये आपके फूल के कलर को डिनोट करता है, और ये वाला जो ए है यहाँ पे मान लीजिए बी हो जाता तो वो आपके हाइट को वो डिनोट करता है। ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं अलील्स। जब हम इसे ऑन पेपर लिखते हैं, क्रॉसिंग की आगे प्रोसेस करते हैं, तब हम इसे अलील का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जीन्स का ही दूसरा फॉर्म होता है। हम जब लिख रहे हैं कि हमने एक फूल का जो कलर है वो रेड लिया है, तो हमने मान लीजिए इसे डबल ए से डिनोट कर दिया। अब डबल ए क्यों लिखा है उसका भी एक अलग मतलब होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ूंगा, आगे एक टर्म्स है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो आपको समझना है कि जब जीन्स को हम लिखते हैं तो हम जीन्स को लिखते नहीं है, उसकी जगह ऐसे अल्फाबेट्स का यूज करते हैं जो कि उस जीन को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं अलील। सेकंड है आपका लोकस। लोकस एक पोजीशन होती है क्रोमोसोम के अंदर जो जीन के द्वारा ऑक्यूपाई की जाती है। आपको एक क्रोनोलॉजी होती है, उसे समझना आसान बहुत ही जरूरी होता है। पहला ये कि जो से आपकी जैसे आप ही हैं, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है ना, उसका जो एक ऑर्गन होता है वो टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, मान लीजिए आपका ऑर्गन है, कोई भी ऑर्गन, हाथ ले लीजिए अपना ऑर्गन है, ऑर्गन किससे मिलकर बना होता है? टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, टिश्यू किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सेल किससे मिलकर बना होता है? न्यूक्लियस से मिलकर बना होता है। सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस में पाया जाता है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है जीन, और जीन के अंदर पाया जाता है डीएनए। ठीक है, तो ये एक क्रोनोलॉजी है। इस तरह की ये पूरी, हम इस तरह की मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं। जब हम ये जेनेटिक्स की पढ़ाई करते हैं तो हम ये समझते हैं कि इस जीन के अंतर्गत ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोकस की बात करें, लोकस क्रोमोसोम की एक ऐसी पोजीशन होती है जहाँ जिसमें जीन पाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई क्रोमोसोम का एक ऐसा स्ट्रक्चर है, आमतौर पर ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, और यहाँ पे एक ऐसा जीन पाया जा रहा है, ठीक है, जो कि ये तय करता है कि किसी फूल में किस कलर का फूल होगा, किसी पौधे में किस कलर का फूल होगा। तो हम ये कहते हैं कि इस क्रोमोसोम के इस लोकेशन पे ये वाला जीन पाया जाता है जो ये तय करता है कि कौन सा कलर होगा फूल का। ठीक है, तो हम इसे ऐसे डिफाइन करते हैं, और इस चीज को हम लोकस कह देते हैं, इस पोजीशन को हम लोकस कह देते हैं। ये किसी भी जीन के लिए हो सकती है, किसी भी फूल में हो सकती है, किसी भी प्लांट्स में हो सकती है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है। ठीक है, जीन्स बहुत तरह के होते हैं, तो उनमें से कोई भी एक जीन जो एक लोकस में पाया जाता है, इस क्रोमोसोम की इस लोकेशन में पाया जाता है, तो उसे हम कहते हैं लोकस। ठीक है, सेकंड आगे बढ़ते हैं। ये तीनों हम साथ में पढ़ सकते हैं, मैंने इनको अलग अलग कोशिश की है करने की, तो आप इसको समझिए कि ये तीनों बहुत ही माइन्यूट लेवल पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
नेक्स्ट अपना है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये जेनेटिक्स का ही डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो एक और जेनेटिक्स की डेफिनेशन ये होती है, अलॉन्ग की वो जेनेटिक्स में जीन की स्टडी होती है, वो ये होती है कि उसमें हम हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जीन्स का काम यही है, हेरिडिटी और वेरिएशन दो चीजें वो करता है, ठीक है। हेरिडिटी क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। आपने सुना होगा कि बच्चों को आमतौर पर लोग कहते हैं कि ये तो अपने बिल्कुल इसकी आंखें इसके पेरेंट्स की तरह है, इसकी तरह है, मम्मी की तरह है, पापा की तरह है। वो क्यों होती है? वो हेरिडिटी की वजह से ही होती है। अगर आपके पेरेंट्स से आप में कोई समानताएं हैं, वो वही वही चीज हेरिडिटी कहलाती है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है, आपके बालों का कलर, आपकी हाइट, आपकी आवाज, बोलने का तरीका, या फिर कोई डिसीज भी हो सकती है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको हेरिडिटी मिलता है वो सारी चीजें हेरिडिटी कहलाती हैं, ठीक है। और वेरिएशन इसका सेकंड फॉर्म क्या है? डिफरेंसेस फॉर वेरियस कैरेक्टर अमंग द इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। अब वही चीज आप में डिफरेंस क्या क्या है? मान लीजिए आपके पेरेंट्स है ना, एक मेल एक फीमेल, दोनों की हाइट 5 फुट है, लेकिन आपकी जो हाइट है वो 6 फुट के ऊपर है, तो ये एक वेरिएशन हो गया है ना। आपको ना आपके मेल पेरेंट्स का कुछ मिला, ना ही आपके फीमेल पेरेंट का कोई कैरेक्टर मिला, आपने वेरिएशन एक्वायर किया, तो इसे हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। ये प्लांट्स के लिए भी सेम ही है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आपने एक पिंक कलर का फ्लावर है ना, उसका क्रॉस करवाया व्हाइट कलर के फ्लावर से, आपको जो नया प्लांट मिला उसमें जो है वो कुछ और कलर का ही फ्लावर है, तो वो एक वेरिएशन हो जाता है। जैसे आपने रेड और व्हाइट में करवाया तो आपको पिंक कलर मिलेगा, तो यही चीज वेरिएशन है ना। तो इसे हम कहते हैं वेरिएशन। और वहीं अगर रेड या व्हाइट मिल जाते तो उसे हम कह देंगे हेरिडिटी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में ये है हमारा सबसे सिंपल सेल साइकिल और सेल डिवीजन। यहाँ पे हम सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सेल क्या होता है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि एक ऑर्गन है, एक ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना होता है। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक बल्क जो होता है, सेल का जो बल्क होता है ना, एक नंबर ऑफ सेल्स, जो बहुत सारे नंबर ऑफ सेल होते हैं, उसे हम टिश्यू कहते हैं, ठीक है। और सेल स्ट्रक्चर यूनिट होता है, ये बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर की, जो ये फॉर्म करता है कि आपका कोई भी स्ट्रक्चर होगा, प्लांट्स है, ह्यूमंस है, यही डिवाइड होगा तो आपका बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ेगा, ये डिवाइड नहीं होगा तो आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं सेल। सेल एक सेल होती है, सिंपल सेल होती है एक, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, क्योंकि ये सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनता है, तो ये आपका स्ट्रक्चर भी तय करते हैं। प्लस फिर इसके नीचे आप देखिए कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, जीन, डीएनए, ये सारी चीजें सेल के अंदर होती हैं, तो ये आपकी फंक्शनल यूनिट भी तय करता है ना। सेल आपका स्ट्रक्चर भी तय करेगा, सेल आपके फंक्शनिंग भी तय करेगा, आपके डीएनए कैसा काम करेगा, आपको बॉडी स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये सारी चीजें सेल के अंदर होती हैं, ठीक है। सेल साइकिल क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अ पीरियड इन विच वन साइकिल ऑफ सेल डिवीजन इज कंप्लीटेड। सेल ऑब्वियसली डिवाइड होते हैं, जब से आप पैदा हुए तब से आपका स्ट्रक्चर सेम ही नहीं है, आप डिवाइड होते गए, बढ़ते गए, आपकी हाइट बढ़ी, आपका बॉडी स्ट्रक्चर बढ़ा, आपका वेट बढ़ा, आपकी विड्थ बढ़ी, सारी चीजें बढ़ती हैं, तो इसे ही हम कहते हैं सेल। एक के दो, दो के चार, ऐसे होते रहते हैं, डिवाइड होते रहते हैं, उसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। और इस एक डिवीजन को, मान लीजिए एक यहाँ पे सेल है, ये डिवाइड होके दो सेल में बनती है, ठीक है, ये एक सेल, ये दो सेल, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम सेल डिवीजन कहते हैं, ठीक है, सेल डिवीजन कह देंगे हम। और इस पूरी जब भी सेल डिवीजन हो जाएगा इसे हम सेल साइकिल कह देंगे। जब ये पूरा सेल डिवीजन कंट्रोल हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तब इसे हम सेल साइकिल कह देंगे। फिर थर्ड टॉपिक क्या है अपना? वो है सेल डिवीजन। जैसे मैंने बताया, द डिवीजन ऑफ क्रोमोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल इनटू अ डॉटर सेल, ठीक है। क्रोमोसोम मतलब एक जीन लेवल की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये तीनों चीजें डिवाइड होंगी, नेक्स्ट सेल बनाएंगे, जैसे यहाँ पे ये तीनों चीजें हैं, ठीक है। अब यही तीनों चीजें डिवाइड होके इसमें भी जाएंगी, तो इसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। और यहाँ पे एक और शब्द लिखा है क्रोमोसोम्स एंड साइटोप्लाज्म। आपने देखा होगा सेल की स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा तो ऐसे कोई ड्रॉ कर देते हैं, फिर बीच में ये कर देते हैं, तो ये जो है आपका, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो बाकी स्ट्रक्चर है आपका, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये होता है आपका साइटोप्लाज्म। ये अगर मैं यहाँ से लाके कर दूं तो ये होता है साइटोप्लाज्म। तो इसे भी डिवाइड करना होगा। ये आपका एक ऐसा कहते हैं कि हल्का सा लिक्विडी स्ट्रक्चर होता है, स्क्वालिश होता है ये काफी ज्यादा, हालांकि मैंने कभी छुआ नहीं है, किसी ने भी कभी छुआ नहीं है, लेकिन ऐसा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर देखने में मालूम पड़ता है, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स यानी कि जो न्यूक्लियर मॉलिक्यूलर लेवल पे, बहुत छोटे लेवल पे जो चीजें फंडामेंटल्स हैं, डीएनए है आपका, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, वो भी डिवाइड होती हैं, प्लस जो सेल एक चीज से बना होता है वो भी डिवाइड होता है, ठीक है।
तो इसे हम कहते हैं सेल डिवीजन। जैसे मैंने बताया 1 से 2 हो जाएगा, 2 से 4 हो जाएगा। हर एक सेल 2 या 4 डिवाइड करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो सेल कहाँ की है। इसके बारे में अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड है आपका माइटोसिस और मियोसिस। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि सेल 2 में डिवाइड होंगी या 4 में डिवाइड होंगी, ठीक है। माइटोसिस का मतलब होता है इज अ सेल डिवीजन, जैसे मैंने बताया 1 से 2 हो जाएंगी, सेल डिवीजन विच अकर्स इन सोमैटिक सेल। अब एक प्लांट्स में, जैसे मान लीजिए मैंने एक प्लांट बनाया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा आपने प्लांट की स्ट्रक्चर देखा होगा, ठीक है। ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे होते हैं फूल, फल या फूल जो भी देख लीजिए, आप समझ लीजिए, आपको जो भी समझ में आए, ठीक है। तो जो बाकी स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पे बार्क होती है, जो तना होते हैं और जो रूट होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं सोमैटिक, ठीक है। और जहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पे फ्लावर है, जहाँ पे पॉलिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, पार्ट। तो वहां पे जो सेल पाई जाएंगी, जहाँ पे फ्लावर है, जहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रहा है, वहां पे जो सेल पाई जाएंगी उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल। प्लस जो बाकी प्लांट में पाई जाती है उसे हम कहते हैं सोमैटिक सेल, ठीक है। सोमैटिक सेल जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, सोमैटिक सेल, अगर सोमैटिक सेल समझ गया आपकी मतलब कि पूरे पूरे पौधे में हो रही है, फॉर्मिंग 2 डॉटर सेल्स हैविंग सेम क्रोमोसोम नंबर एज ऑफ मदर सेल। जैसे कि मैंने बताया एक सेल से 2 सेल डिवाइड हो जाएंगी, तो इसे हम कह देंगे माइटोसिस, जो कि प्लांट्स के बाकी हिस्से में हो रही है, अदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसे हम कह देंगे माइटोसिस। फिर सेकंड है अपना मियोसिस, इज अ सेल डिवीजन अकर्स इन रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है। ये सेल जहाँ पे पॉलिनेशन होता है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है, जहाँ पे फ्लावर्स पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं हम, या बर्ड्स पाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं फॉर्मिंग 4 डॉटर सेल्स हैविंग द क्रोमोसोम नंबर हाफ एज द मदर सेल्स, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 4 सेल्स बन रही हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ जैसे आपने यहाँ पे पढ़ा था 1 से 2, तो यहाँ पे आप 2 और जोड़ दीजिए, यहाँ से 2 और बन जाएंगी आपकी सेल, ये आपकी हो गई 4 डॉटर सेल, ठीक है। जैसे कि इस, क्योंकि इस सेल से ही 4 बनी है, तो इसको हम कहते हैं मदर सेल, इसे हम कहते हैं डॉटर सेल, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं मायोसिस। सिर्फ 2 सेल बनेंगी तो हम उसे कह देंगे माइटोसिस। फिर ये की सोमैटिक में पाया जाता है, एक रिप्रोडक्टिव में पाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक वर्ड है F1 जनरेशन। F1 का में F का मतलब होता है फीलियल जनरेशन और 1 का मतलब 1, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसका डेफिनेशन होता है कि फाउंड व्हेन मेड अ क्रॉस बिटवीन वेराइटीज। जब आप वेराइटीज की इसमें क्रॉस करवाते हैं, तो जो आपको पहली जनरेशन मिलती है उसे हम कहते हैं F1। जैसे मैंने यहाँ बताया, मान लीजिए आपने ये ए और बी कोई भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इनके बीच में क्रॉस करवाया, ठीक है ना। आपको जो पहली जनरेशन मिलेगी उसे हम कहेंगे F1 जनरेशन, ठीक है। अब आपने दोबारा इसके बाद क्रॉस करवाया, अब फिर जो आपको जनरेशन मिलेगी उसको कहते हैं F2 जनरेशन, ठीक है। ऐसे ऐसे करके नंबर 5, 6, 7, 8, 9 तक चला जाएगा, जब तक आप क्रॉस कराते जाएंगे, ठीक है। तो ऐसी ही जनरेशन जो आपको मिलती जाएंगी क्रॉस करवाने के लिए, क्रॉस करवाने के बाद 2 कैरेक्टर्स के बीच में, तो उसे हम कहते हैं F1, ठीक है। सेकेंड अपना टॉपिक है मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। इनका भी मतलब वही है, मोनो का मतलब होता है 1 और डाई का मतलब होता है 2, ठीक है। ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा डाई बन गया, ठीक है। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2, और मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इसकी डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा आसान समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं पढ़ता हूँ, इट रिफर्स टू अ क्रॉस इन्वॉल्विंग 1 जीन पेयर अफेक्टिंग 1 कैरेक्टर, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है बस। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रॉस बनाया मैंने, ठीक है ना। मान लीजिए आपने कोई प्लांट लिया, उसकी जो प्लांट हाइट है वो शॉर्ट है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट हो गया। अब ये दोनों ही जो एलील्स हैं, ये आपके प्लांट के शॉर्ट हाइट को डिनोट करते हैं। और यहाँ पे एक प्लांट लिया आपने जिसकी प्लांट की साइड लार्ज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो एलील है कैपिटल बी स्मॉल बी, ये आपके लार्ज प्लांट की हाइट को डिनोट करते हैं। आपको जो मिला तो ना, तो यहाँ पे हम एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, सिर्फ प्लांट की हाइट की बात कर रहे हैं, तो ये इसको हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। वहीं अगर डाई हाइब्रिड होगा तो यहाँ पे हम प्लांट हाइट प्लस फ्लावर कलर, कोई भी 2 कैरेक्टर हो सकते हैं। फ्लावर कलर समझ में, दिखने में समझ में आता है, तो हम वैसी बात करेंगे फ्लावर कलर, ठीक है ना। तो कलर यहाँ पे एक कैपिटल ए का हो गया, वो दूसरे का हो गया ये। यहाँ पे मान लीजिए 2 और बन जाएंगे, कलर का भी 2 तो एलील आ जाएंगे, तो ऐसे हम कहते हैं 2 हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। डाई हाइब्रिड की डेफिनेशन क्या डिफाइन करेंगे आप कि व्हेन इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टर्स इज स्टडीड साइमल्टेनियसली, यानी कि साथ में, द क्रॉस इन्वॉल्विंग सच कैरेक्टर्स इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। एग्जांपल के तौर पर आप देखिए, क्रॉस बिटवीन येलो एंड राउंड सीड, येलो कलर का फ्लावर होगा, येलो कलर की मान लीजिए सीड होगा, है ना, फ्लावर होगा, और राउंड सीड होगा आपका, सीड आपका गोलाकार होगा, और हरे फ्लावर होगा, और रिंकल्ड सीड होगा। इन दोनों कैरेक्टर्स, दो कैरेक्टर्स हैं, पहला तो ग्रीन कलर का फ्लावर हो गया,
और रिंकल सीड हो गया, दूसरा आपका राउंड सीड हो गया और येलो कलर फ्लावर हो गया। ये आपके दो कैरेक्टर हो गए। इनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाएगा इसे हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। और सिंगल हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या होगा कि क्रॉस बिटवीन इंडिविजुअल हैविंग पर्पल एंड व्हाइट कलर फ्लावर, यानी कि पर्पल और व्हाइट कलर का दो फ्लावर है, ठीक है, दोनों अलग अलग फ्लावर हैं, लेकिन दोनों का एक ही कैरेक्टर हमने लिया है क्रॉस करवाने के लिए, इसे हम कह देंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। फिर इनके द्वारा जो पाया जाने वाला फिनोटाइप होता है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप। जीनोटाइप क्या होता है इसके बारे में आगे बताऊंगा, आगे अगले वाले स्लाइड्स में दिखाऊंगा। तो इनके बीच जो मिलने वाला फिनोटाइप है वो होता है 3:1, इनका रेशियो बनेगा। जीनोटाइप होता है 1:2:1, ठीक है। आप बस इसे देख लीजिए कि फिनोटाइप जीनोटाइप दो तरह की चीजें मिलती है हमें, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको आगे साइड में बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे डाई हाइब्रिड में हमें उतने जितने ज़्यादा हम कैरेक्टर्स लेंगे उतने ज़्यादा हमें फ्लावर्स मिलेंगे, उतने ज़्यादा नंबर हमें मिलेंगे। तो वैसा फिनोटाइप 9:3:1 और जीनोटाइप 1:4:6:4:1, ठीक है। अब नेक्स्ट अपना है डीएनए एंड आरएनए। ये सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। बस इतना ही पता होगा लोगों को आमतौर पर, जब आप 12th या 11th या पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं तो आपको सिर्फ इतना ही पता होगा, ठीक है। तो इसके बारे में यही बता देता हूँ कि न्यूक्लिक एसिड, ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। हर एक चीज़ न्यूक्लिक एसिड होती है। जैसे डीएनए में बताया कि सेल के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, क्रोमोसोम पाया जाता है, तो वो क्रोमोसोम पाया नहीं जाता, वो कोई वैसा स्ट्रक्चर नहीं होता कि क्रोमोसोम लिखा रहेगा उसमें। आखिर वो होगा एसिड ही, हर तरह के एसिड ही होंगे, लेकिन बस वो बोलने के लिए हमें आसान है। अब हम एसिड को याद तो नहीं कर सकते बार बार चीज़ पे, तो वही है कि न्यूक्लिक एसिड दैट कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, डीएनए का काम ही यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास करना, एंड पास इट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट एंड केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन एंड आरएनए सिंथेसिस, ठीक है। जैसे मैंने पहले बता चुका हूं मैं कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास होता है, फिर केपेबल ऑफ सेल्फ रेप्लिकेशन। सेल डिवीजन आपने पहले वाले स्लाइड से देखा था, है ना। तो वो सेल डिवीजन में लेगी, वो खुद को रेप्लिकेट कर सकता है, एक का दो कर सकता है ना, जिसे हम फोटो कॉपी करना कहते हैं। वो खुद को दो हिस्सों में वो कर सकता है, अपना ही रेप्लिका बना सकता है। रेप्लिका यानी कि हुबहू एक शकल बनाने का होता है, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है। ताकि तभी तो जब वो रेप्लिकेशन करेगा तभी वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसे ही कहते हैं। और आरएनए सिंथेसिस, आरएनए ही डीएनए का ही दूसरे तरह होता है। आरएनए का मतलब क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस मतलब होता है बनाना, है ना, कोई चीज को शुरुआत करना, टू 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 मेक, तो कोई चीज को बनाना, ये होता है डीएनए सिंथेसिस का मतलब, ठीक है। तो डेफिनेशन डीएनए की आपको समझ में आ गई कि ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करता है और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पास करता है और सेल्फ रेप्लिकेशन में केपेबल होता है ना, और आरएनए सिंथेसिस कर सकता है। आरएनए क्या होता है कि आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब आप डीएनए और आरएनए में नाम में देखेंगे तो तीनों में ही राइबो न्यूक्लिक एसिड है, यानी कि डीएनए ही आरएनए का हो सकता है, लेकिन उसमें क्या है डीऑक्सी। यहाँ पे जो डी है इसका मतलब होता है लेस, है ना, मतलब कि उसमें ऑक्सीजन की एक मात्रा कम हो गई है, तो इसे हम कह देंगे डीएनए, यहाँ पे हो गया आरएनए। राइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका वो क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड दैट कैरीज द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम एंड इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए क्यों बनाता है, क्योंकि उसे मैसेज सेंड करने हैं, ठीक है ना, डीएनए से लेकर राइबोसोम तक उसको अपने मैसेज भेजने हैं कि ये काम होने वाला है, ये चीजें करनी है हमें, है ना, और इसे हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे आरएनए का काम है। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी फॉर्मेशन करता है। अब जैसे डीएनए ने कोई मैसेज किया, उसके पास फोन तो है नहीं कि वो टेक्स्ट मैसेज कर देगा या व्हाट्सएप कर देगा, तो वो सिग्नल्स भेजते हैं, वो एसिड के थ्रू ऐसे कोई ना कोई एसिड सीक्रेट करवाते हैं जिसकी वजह से ऐसा दूसरा एसिड बनता है, दूसरा कैटलिस्ट बनता है जो कि वो चीजें फॉर्म करता है। ये सारी चीजें एसिडिक फॉर्म में होती है ना। ऐसा कोई आरएनए चलते हुए जाता नहीं है कि आरएनए जा रहा है उसमें नाम लिखा हुआ है, वो भी एक एसिड है, वो भी एक न्यूक्लिक एसिड है जो कि जाता है दूसरे को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि भैया आपको ये वाला इस टाइम पे इस पोर्शन पे ये वाला एसिड सीक्रेट करना है, बनाना है, फॉर्मेशन करना है, कुछ भी करना है, वो सारे मैसेज आरएनए देगा, ठीक है। फिर तीसरा है हमारा क्रोमोसोम, अगला है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है, डार्कली स्टेन्ड थ्रेड शेप्ड बॉडीज विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप इन अ सेल ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज, ठीक है। जैसे मैं आपको पिछले वाले स्लाइड्स में क्रोनोलॉजी बताई थी कि ऑर्गन होता है, ऑर्गन टिश्यू से मिलकर बना होता है, टिश्यू सेल से मिलकर बना होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं क्रोमोसोम्स की बात हो रही है, ठीक है। क्रोमोसोम क्या होते हैं, एक डार्कली स्टेन्ड थ्रेड शेप्ड बॉडीज होती हैं। डार्कली स्टेन, इसको स्टेन किया था, ये ऑलरेडी होती नहीं है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, लेकिन कहाँ देख सकते हैं, विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप।
लाइट माइक्रोस्कोप ये बहुत ही एडवांस लेवल का माइक्रोस्कोप होता है। ये आमतौर पर लोगों के पास नहीं होता या आपके कॉलेजेस में स्कूल्स में नहीं होता, ये बस रिसर्च फैकल्टीज में होता है, वो भी जो बहुत बड़ी होती है, ठीक है। और ये दिखता है हमें, जो विजुअल होता है वो सिर्फ होता है सेल डिवीजन, जैसे मैंने आपको बताया था सेल डिवीजन होती है। सेल डिवीजन की 4 फेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, टीलोफेज, ठीक है। तो ये उस 4 डिवीजन के मेटाफेज में पाया जाता है। जो सेकंड डिवीजन होती है सेल डिवीजन की, सेकंड जो स्टेज होता है सेल डिवीजन का प्रोसेस में, पूरी प्रोसेस के 4 डिवीजन होते हैं, चारों में सेकंड में जो होता है वहां पे क्रोमोसोम हमें विजिबल होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। अगला हमारा टॉपिक है जीनोटाइप फिनोटाइप। जैसे मैंने पहले वैसे बताया था आपको कि वहाँ पे रेशियोज लिखे गए थे, पॉइंट्स लिखे गए थे ऐसे 1:2:1 2:2 वैसे करके, है ना। तो जीनोटाइप का क्या मतलब होता है, जैसे आप नाम से समझ सकते हैं कि इसमें जीन शब्द लिखा हुआ है, ठीक है ना, जीन। तो ये इसका डेफिनेशन अगर पढ़े हम तो रिफर्स टू द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन और मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल सच एज कैपिटल आर और स्मॉल आर डिफरेंट जीनोटाइप्स, ठीक है। समझ रहे हैं आप थोड़े बहुत कि ये जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे मैंने बताया था कि आप जीन लिखते नहीं हैं, आप उसकी जगह कोई एक ऐसा अल्फाबेटिक स्ट्रक्चर लिखते हैं जो कि गवर्न करता है कि वो उस जीन के बारे में बात हो रही है, तो इसे ही हम जीनोटाइप कह देंगे। जैसे ये अलील यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल आर, मान लीजिए कोई ऐसा जीन है ना, कोई भी जीन हो सकता है कि मान लीजिए प्लांट हाइट का जीन है, फ्लावर कलर का जीन है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर मैंने आपको पहले वाले में बताया था कि ये हमने अलग अलग लिखे हैं, एक कोई कैपिटल होता है, कोई स्मॉल होता है, कोई कुछ और होता है, ये होता है मतलब। यानी कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि कैपिटल आर एंड स्मॉल आर डिफरेंट जीनोटाइप, है ना। तो ये दोनों अलग अलग होते हैं, इन्हें हम कहते हैं डोमिनेंट, जो कैपिटल होते हैं, जो स्मॉल होते हैं उसको हम कहते हैं रेसेसिव। इनका मतलब क्या होता है यहाँ पे हम बताएंगे आपको, जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो हम बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम इसमें आते हैं जेनेटिक्स। जीनोटाइप मतलब कि जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी एलील का, किसी भी उसका, उसे हम कहते हैं जीनोटाइप। फिर दूसरा होता है फिनोटाइप। फिनोटाइप जैसे आप पीस समझते हैं, फिजिकल अपीयरेंस को कहते हैं, तो रिफर्स टू द एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल, एग्जांपल कलर, हाइट, शेप एटसेट्रा, ठीक है। जीनोटाइप यानी कि जीन्स की बात हो रही है तो जीनोटाइप, फिजिकल कैरेक्टर की बात हो रही है तो फिनोटाइप। ये जो कैरेक्टर होते हैं फिनोटाइप होते हैं जो दिखते हैं हमें बाहर से, जैसे कि प्लांट की हाइट आपको दिख सकती है बाहर की, कितना ऊंचा पौधा है, फ्लावर का कलर क्या है, आपको फूल देख के मालूम पड़ जाएगा कि फ्लावर का कलर क्या है, रेड है, व्हाइट है, ब्लू है, येलो है, कुछ भी हो सकता है ना। हाइट, शेप सब कुछ मालूम पड़ सकता है आपको। तो जो चीजें बाहर होती हैं वो होती है फिनोटाइप, जो चीजें अंदर होती हैं जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जिससे बनता है उसे हम कहते हैं फिनोटाइप, जीनोटाइप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे है टेक्स्ट क्रॉस एंड ब्रैक क्रॉस। व्हेन द टेस्ट क्रॉस का मतलब क्या होता है, व्हेन द F1, पहले बैक क्रॉस पढ़ते हैं। बैक क्रॉस ये होता है कि द क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट्स इज कॉल्ड बैक क्रॉस। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने एक को ऐसे करके एक का क्रॉस किया, बी से आपको हुआ, अब आपको मिल गया यहाँ पे AB, और ये आपका F1 है, ठीक है, ये आपका F1 है। तो बैक क्रॉस का मतलब क्या होता है, द क्रॉसिंग ऑफ F1, यानी कि F1 का ही क्रॉस किसी भी एक पेरेंट से, ठीक है ना, इसे हम कह देंगे F1, ये एक बैक क्रॉस है ना। द क्रॉसिंग ऑफ F1 विथ वन ऑफ इट्स पेरेंट इज कॉल्ड बैक क्रॉस। ये हो गया आपका बैक क्रॉस का मतलब। F1 जनरेशन का पेरेंट से किसी भी क्रॉस करवा दो, इसे हम कह देंगे बैक क्रॉस। दूसरा है अपना टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस होता है कि व्हेन द F1 इज बैक क्रॉस्ड, यानी कि F1 का फिर से वापस बैक क्रॉस हो रहा है, लेकिन किसके साथ हो रहा है, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ हो रहा है। रेसेसिव मतलब क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ बताया था आपको, ये डोमिनेंट होता है, जो कैपिटल होते हैं और ये स्मॉल होते हैं वो रेसेसिव होते हैं, ठीक है। तो आप रेसेसिव के साथ क्रॉस करवा दो F1 का, उसे हम कह देंगे टेस्ट क्रॉस, या दोनों में से किसी भी पेरेंट के साथ करवा दो उसे हम कह देंगे बैक क्रॉस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में ये है कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, है ना। ये सारी चीजें आपको मिल अलग अलग सकती हैं, लेकिन सारी चीजें एक साथ भी आ सकती हैं। हर एक चीज का कोई ना कोई मतलब होता है, मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। होमोजाइगस का मतलब क्या होता है, इंडिविजुअल्स हैविंग सिमिलर अलील, जैसे कि मैंने यहाँ भी बताया था, ये एक है और ये दूसरा है, अलग अलग होते हैं, वैसे ही सिमिलर है ये दोनों, कैपिटल सिमिलर है, स्मॉल आर सिमिलर है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स हैविंग सिमिलर अलील ऑन अ करस्पॉन्डिंग लोकस, लोकस जैसे मतलब पहले बता चुका हूँ पहले स्लाइड में कि क्रोमोसोम की वो लोकेशन होती है जहाँ पे जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग लोकस ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम आर नोन एज होमोजाइगस, एग्जांपल कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों सेम है तो ये होमोलॉगस, होमो यानी कि सेम हो जाते हैं, ठीक है। और कैपिटल ए स्मॉल ए है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यानी कि आपके क्रोमोसोम के वो लोकस पे वो जीन पाया जाता है जो कि
होमोजाइगस है, यानी कि कैपिटल है या कोई भी वो होता है उसे हम कह देते हैं होमोजाइगस। ठीक है, बस इतना ही मतलब है। हेट्रोजाइगस का मतलब, हेट्रो मतलब कि दो तरह के, तो इंडिविजुअल्स हैविंग डिसिमिलर एलील एट द करस्पॉन्डिंग लोकस। यहाँ पे क्या था, सिमिलर था, यहाँ पे डिसिमिलर है ना। लोकस और होमोलॉगस क्रोमोसोम आर हेट्रोजाइगस। एग्जांपल कैपिटल है, स्मॉल है। ये देखो डिसिमिलर है, ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो ये डिसिमिलर हो गया, तो इसे ही कहेंगे हम हेट्रोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस जो सेम होते हैं लोकस में, जो अलील पाए जाते हैं वो सेम होते हैं। हेट्रोजाइगस जो सेम नहीं होते लोकस में अलील। ठीक है, थर्ड अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपना म्यूटेशन। म्यूटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस हो जाता है। ये नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी कराया जा सकता है, लेकिन हम आर्टिफिशियल को अब तक कंट्रोल करना नहीं जाने, है ना। कि हमने अगर आर्टिफिशियल म्यूटेशन करवाया, म्यूटेशन होता क्या है, तो रिफर्स टू द सडन हेरिटेबल चेंजेस। हेरिटेबल मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जो चीजें ट्रांसफर होती हैं, जो सेम समानताएं होती हैं, उसे हम कहते हैं हेरिटेबल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सडन हेरिटेबल चेंजेस। अब ये चेंजेस जो हो जाते हैं ये म्यूटेशन की वजह से होते हैं। ठीक है, अब शायद आपको थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा, चीजें समझ में आने लगी होंगी। जो हेरिटेबल हो रहा है, ट्रांसफर हो गया, सब कुछ सेम है, तो वो तो हेरिटेबल हो गया। लेकिन अगर चेंज नहीं है, क्यों नहीं चेंज नहीं है, तो उसका एक वजह है म्यूटेशन। ठीक है, तो ये एक जनरेशन में होता है, सडन हो जाता है, ऐसा कुछ वैसा होता नहीं। ये नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है, किसी भी तरह से हो सकता है। सडन हेरिटेबल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड म्यूटेशन। आपने देखा होगा, आप कभी एक्सरे करवाने जाओगे आप, तो वो आपको एक तरह से कवर कर देते हैं चीज़ों में। एक्सरे कहते हैं कि एक्सरे जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, हार्मफुल होती हैं अपनी ह्यूमन बॉडीज़ के लिए। तो क्यों होती है हार्मफुल, क्योंकि उनके द्वारा म्यूटेशन हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, और वो जो म्यूटेशन हो सकता है वो हम जानते नहीं कि वो क्या होगा, इसलिए वो डेंजरस होती है। ठीक है, आप में नहीं दिखेंगी, लेकिन आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें दिख सकती हैं, इसलिए इसको कहते हैं। और म्यूटेशन इसीलिए बहुत खतरनाक भी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि हमें पता नहीं है। और अगर हमें, सोचिए आप कि अगर हमें मालूम पड़ जाए कि हमने जो म्यूटेशन करवा रहे हैं वो अगर काम करने लग जाए, कि हम जो चाहते हैं वहीं पे रहे वो, तो कितना ज़्यादा तरक्की हो सकती है अब तक हमारी किसी भी फील्ड में, साइंस के फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट अपना टॉपिक है डोमिनेंट एंड रेसेसिव। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसका मतलब है, इसको डेफिनेशन पढ़ते हैं आप। ठीक है ना, व्हेन अ क्रॉस इज मेड, यानी कि A into B, ठीक है, ये है क्रॉस इज मेड, यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, इज मेड बिटवीन प्लांट्स हैविंग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग मतलब होता है दो अलग तरह के, ठीक है, अलग अलग कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है, कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए कैपिटल ए, जैसे मैंने पिछले बताया था कि हाइट और शेप ले लो आप, हाइट ले लो या फ्लावर का कलर ले लो, ये दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हो गए। ओनली वन कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन द हाइब्रिड। ठीक है, आपने दो लिए थे, आपने शेप लिया था, एक पहले बार तो कलर लिया था, फिर आपने हाइट ली थी। ठीक है, अब हाइट आपने एक पौधे की ले ली, कि वो ले गया कि इसका कलर रेड है, इसकी हाइट लॉन्ग है। आपने एक और पौधा लिया, उसका फ्लावर कलर ब्लू है और उसकी हाइट शॉर्ट है। ये दो करेक्टर हो गए, है ना। अब उसमें से कोई एक करेक्टर ही ट्रांसफर होगा, समझ रहे हैं। पेरेंट वन पेरेंट टू, इनके जो क्रॉस होगा उसमें जो कैरेक्टर आएगा वो कोई एक ही आ सकता है, या तो एक होगा या तो दो होगा। ठीक है, अब वो चीजें तय कैसे होंगी, उसे ही हम कहते हैं डोमिनेंट। जो कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है उसे हम कहेंगे डोमिनेंट, जो ट्रांसफर नहीं हो रहा है उसे हम कह देंगे रेसेसिव। कैसे, पूरा आगे पढ़ते हैं फिर आपको समझाता हूँ। When a cross is made between plants having contrasting characters, only one character is expressed, यानी कि दिखता है, in the hybrid, यानी कि जो F1 होती है जिसे हम हाइब्रिड कहेंगे। ठीक है, the other is suppressed, यानी कि छुप जाता है। The character which is expressed, जो कैरेक्टर दिखता है उसे हम कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर। जो कैरेक्टर हमें, द कैरेक्टर विच इज सप्रेस्ड, जो कैरेक्टर छुप जाता है उसे हम कहते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। बहुत सिंपल है। ठीक है, आपने दो प्लांट लिए, दो पेरेंट्स लिए अलग अलग, एक की फ्लावर कलर मान लीजिए रेड है और एक की हाइट लॉन्ग है ना। ये आपने एक पौधा लिया, उसके दो ये कैरेक्टर्स हैं, कि एक उसका जो फ्लावर कलर है वो रेड है, उसकी जो हाइट है वो लॉन्ग है। आपने एक और पौधा लिया, उसकी फ्लावर कलर वाइट है और उसकी जो हाइट है वो शॉर्ट है। ठीक है, ये दो कलेक्टर्स, दो दो पौधे हो गए आपके पास, जिनके अंदर अलग अलग कैरेक्टर्स हैं। जब आप इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे तो आपको जो F1 जनरेशन मिलेगी, है ना, उसे उसमें क्या रहेगा कि या तो रेड आएगा फ्लावर कलर, या तो व्हाइट आएगा। मान लीजिए अगर रेड आया तो आपका जो पेरेंट्स था जिसमें हमने रेड कलर का फ्लावर था वो डोमिनेंट था। जो रेड कलर का फ्लावर था उसका जो एलील था, जो जीन था वो डोमिनेंट था।
ठीक है, अलील क्या होता है, रेड, ठीक है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं आप। डोमिनेंट था यानी कि उसमें जो दो भी अलील पाए जाते थे, जो भी जीन था, जीन के का डिफरेंशिएट करने के लिए क्या था, अलील था, वो डोमिनेंट था। ठीक है, उसको हम लिखेंगे कैसे, उसको हम लिख देंगे कैपिटल आर में। ठीक है, और वहीं व्हाइट वाला जो था वो रेसेसिव था, तो उसको हम स्मॉल में लिख देंगे, तो ये रेसेसिव हो गया। ठीक है, तो ये नहीं आया, ये आ गया, बस इतनी सी बात है। जब आप अलील को लिखते हैं ऑन पेपर, जब क्रॉस करवाने के लिए आप उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लिखते हैं, तो जो कैपिटल में लिखा जा रहा है वो डोमिनेंट होगा, जो स्मॉल में लिखा जा रहा है वो रेसेसिव होगा। ठीक है, F1 में भी वही होगा, जो कैपिटल होगा वो कैरेक्टर आपको शो होगा, जो स्मॉल में लिखा होगा वो आपको कैरेक्टर शो नहीं होगा, बस इतनी सी बात है। तो यही अंतर है डोमिनेंट और रेसेसिव में। ये वीडियो में आज तक इतना ही, अभी तक इतना ही था। अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने जो साथी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ, उनको भी समझाइए अगर समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया तो आप उनको खुद समझाइए कि इसका मतलब क्या होता है। और सब्सक्राइब इस चैनल को, कोई बदलाव चाहिए तो वो बताइए, सजेशन दीजिए अपने। तो फिलहाल अभी तक के लिए नमस्कार।